नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ हैं। उत्तराखंड एलटी परीक्षा का एग्ज़ाम दोस्तों आज होने वाला है। जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनका एलटी परीक्षा का एग्ज़ाम है तो उनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट आपको। उम्मीद करते हैं आपका दिन बहुत शुभ रहेगा और आप दिन में अच्छी खबर सुनाएंगे। उत्तराखंड एलटी परीक्षा के बाद अभ्यर्थी अब उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। जल्द ही दोस्तों भर्ती निकलने वाली है। इसको लेकर जो अपडेट आई है उसके बारे में आपको बताएंगे। प्रधानाचार्य पद के लिए सीधी भर्ती का विरोध दोस्तों तेज हो चुका है। इसके अलावा संविदा कर्मचारी नियमित होंगे, एक बहुत बड़ा फैसला दोस्तों लिया गया है। इसके अलावा बेसिक शिक्षक भर्ती की दूसरी काउंसलिंग आज होने वाली है। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे इंपॉर्टेंट अपडेट्स की। नई नौकरी तो 5 साल दुर्गम में ही करनी होगी, ये दोस्तों बयान है आपके शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का। प्राइमरी टीचर्स को दोस्तों नियुक्ति पत्र बांटे। इन्होंने बोला कि भाई तैनाती को लेकर सिफारिश नहीं चलेगी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में आपको 5 साल दुर्गम में आपको स्कूलों में सेवा करनी होगी, संपूर्ण मनोयोग से सेवा करनी होगी। नौकरी मिली है तो भैया अच्छे से सेवा करो, सिफारिशें मत लगाओ सुगम के लिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, नवनियुक्त शिक्षकों को दूरस्थ विद्यालयों में पहली तैनाती दी जा रही है। 5 वर्ष तक दुर्गम सेवा में रहकर सेवा करनी होगी। नौकरी मिले तो पूरे मनोयोग से करे। निर्धारित समय से पहले सुगम में आने की सिफारिश करवाई तो वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा। ये शनिवार को शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्राइमरी टीचर्स को नियुक्ति पत्र बांटते हुए बात करी है। ठीक है, जीजीआईसी हल्द्वानी में शनिवार को प्राइमरी शिक्षकों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने नैनीताल जिले के प्राइमरी स्कूल में पहली काउंसलिंग में चयनित 48 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर सौंपे। दिव्यांग अभ्यर्थियों को मंच से उतरकर इन्होंने स्वयं पत्र दिया और डीएलएड प्रशिक्षित जिलों के ओखलकांडा, रामगढ़, बेतालगढ़, धारीबाग के विद्यालयों में नियुक्ति किया जा रहा है। तो भैया स्टार्टिंग में आपको जो ज्वाइनिंग मिलेगी वो दुर्गम में मिलेगी। तो अब सुगम दुर्गम का चक्कर ना करें। देखिए, जॉब बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो अगर आपको जॉब मिली है, प्राइमरी टीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर आप एलटी को भी दोस्तों आप सिलेक्शन होगा, आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, तो पूरे मनोयोग से दुर्गम में नौकरी करें। देखिए, आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है वहाँ के जो दुर्गम में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो बेचारे स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब कि प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी एकमात्र आस आप ही लोग रहते हैं। तो आप अगर वहाँ पर भी सुगम दुर्गम का चक्कर करेंगे तो फिर ऐसे में फिर कभी भी उन्नति नहीं हो पाएगी हमारे शिक्षा प्रणाली की, और उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा। ठीक है, क्योंकि इस समय पर शिक्षा का सबसे मुख्य जो केंद्र बिंदु होता है वो छात्र ही होता है। तो इस समय पर चाहे आपको कहीं भी नौकरी मिले, दुर्गम में मिले या सुगम में मिले, वहाँ पर संपूर्ण मनोयोग से पूरे मेहनत से आपने जॉब अपनी करनी है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। इसके बाद देखिए क्या बोले शिक्षा मंत्री। अब देखिए यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके काम की है। देखिए, शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 100 करोड़ रुपए की लागत से स्कूलों का सुधारीकरण किया जाएगा। इसके अलावा देखिए, दिसंबर तक स्कूलों में 2500 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 1500 एलटी शिक्षक, 700 प्रवक्ता दोस्तों यहाँ पर रखे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ गया है। 1500 एलटी शिक्षक, आज तो एग्जाम होने वाला है 1544 का, तो ये तो चलो देख सकते हैं कि भाई दिसंबर तक ये रखे जाते, लेकिन यहाँ पर प्रवक्ता भर्ती का भी दोस्तों इन्होंने जिक्र कर दिया है। 700 दोस्तों प्रवक्ता भर्ती जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी। अब ये बस कुछ समय का खेल है, जल्दी इसका विज्ञापन भी देखने को मिलेगा। ये चलो अच्छी बात है कि इस बार जरा प्रवक्ता अलग हो रहा है, एलटी अलग हो रहा है, वरना जनरली साथ साथ होते हैं तो हमेशा दिक्कत रहती थी। कुछ लोग प्रवक्ता की तैयारी करते थे, कुछ लोग एलटी की तैयारी करते थे, तो कई लोगों का ऐसा होता था कि दोनों की तैयारी नहीं हो पाती थी साथ साथ। तो चलो इस बार ज़रा अच्छा रहेगा कि अब आपको प्रवक्ता की तैयारी करने के लिए एक बढ़िया सा मौका मिलेगा और आपको सिर्फ और सिर्फ प्रवक्ता पर ही फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा 650 प्रधानाचार्य लोक सेवा आयोग से नियुक्ति किए जाएंगे। अब इस पर थोड़ा सा तो प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि जो पुराने टीचर्स हैं, सीनियर टीचर्स हैं, वो नहीं चाहते कि सीधी भर्ती हो, वो चाहते हैं कि ये फुली प्रमोशन से भरे जाएँ। हालांकि हम तो यही चाहेंगे कि चाहे प्रमोशन से भरो चाहे सीधी भर्ती से भरो, लेकिन इन पदों को जल्दी जल्दी भरो, क्योंकि जब यहाँ नीचे के जो पद हैं वो ऊपर जाएंगे, यानी कि प्रवक्ता से लोग प्रधानाचार्य बनेंगे, तभी तो नई भर्ती निकलेगी। एलटी से लोग प्रधानाचार्य बनेंगे, एलटी से प्रवक्ता बनेंगे, तभी तो जाके एलटी की सीट वैकेंट होगी, तो तभी तो जाके जल्दी भर्ती आएगी। तो ये जो मामला है ये सुधरना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि शिक्षा विभाग में देखा जाए तो बहुत दिक्कतें हैं यहाँ पर। एक तो सबसे बड़ी बात है कि समस्या ट्रांसफ़र की रहती है, दूसरी समस्या यहाँ पर ये प्रमोशन को लेकर इनका जो सीनियरिटी का जो मामला है, बहुत विवाद है, इसको बहुत जल्दी सुलझाने की आवश्यकता है।
आए दिन यहाँ पर कोर्ट केस होते रहते हैं, जिसके कारण समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, जो इनका मूल काम है ये लोग भूल चुके हैं, जो मेन जो शिक्षण का कार्य होता है वो भूल चुके हैं, बस अपनी समस्याओं को लेकर ही ये लोग ग्रसित रहते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे सरकार को इस पर फोकस करने की आवश्यकता है, जल्दी से इनका विवाद सुलझाने की आवश्यकता है, क्योंकि तभी जाके हमारी जो ये शिक्षा प्रणाली है पटरी पर आ पाएगी। अदरवाइज़ फिर क्या होगा कि लगातार छात्र संख्या गिरती चली जाएगी और फिर ये विद्यालय बंद होते चले जाएंगे, और जब विद्यालय बंद होते चले जाएंगे तो फिर नए रोजगार कहाँ से पैदा होंगे। इतने सारे बच्चों को ये बीएड करवा रहे हैं, लगातार लाखों की संख्या में छात्र बाहर निकल कर आ रहे हैं, इनको कैसे रोजगार मुहैया ये करवाएंगे, कैसे इनको टीचर बनाएंगे, क्योंकि सभी लोग बीएड इसीलिए करते हैं ताकि सरकारी टीचर बन सकें। तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो शिक्षकों के विवाद हैं, इनकी समस्याएं इनको सुलझाएं, इनके प्रमोशन का मैटर सुलझाएं, ताकि ये अपना जो कार्य है, शिक्षण कार्य है, उसको अच्छे से कर पाएं, और जो विद्यालय उनके उत्थान का कार्य करे, छात्र संख्या को बढ़ाएं, तभी जाके आगे जाके जो आने वाले जो लोग हैं वो लोग इस दिशा में अच्छा कार्य कर पाएंगे और हमारे सरकारी स्कूलों की दशा सुधरेगी। इस क्षेत्र पे कार्य करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, होना यही है, आप जो भी कार्य करेंगे 50% लोग या 60% लोग या 40% लोग हमेशा उसके खिलाफ ही रहते हैं। तो होने दो कई लोग जो खिलाफ हैं, लेकिन जो नियम के अकॉर्डिंग है उसको करिए। ये नियम में जो हम कहते हैं ना कि जो हमारे मंत्री हैं, जो जो जितने भी उच्च स्तर के जो अफसर हैं, ये हमेशा कदम लेने से डरते हैं। ये इनकी यही कारण है, और इसलिए क्या होता है कि छोटे से छोटा मैटर भी क्या होता है कि लंबे लंबे तक सालों तक शासन के चक्कर काटता रहता है, क्योंकि निर्णय लेने से डरते हैं। तो इनको लगता है कि कोई यहाँ कोर्ट चला जाएगा, वहाँ कोर्ट चला जाएगा, लेकिन जो सही है उस निर्णय को लेने में हमेशा ये लोग पीछे हटते हैं। तो इस कारण से पिछले 3.5-4 साल से जो एलटी से प्रवक्ता का प्रमोशन नहीं हो पा रहा, और ऐसे ही हेडमास्टर है, प्रधानाचार्य नहीं बन पा रहे, कई सालों से प्रधानाचार्य के पद खाली हैं। अब यहाँ पर सीधी भर्ती हो रही, तो इसमें भी विवाद है, तो इसको जल्दी सुलझाने की आवश्यकता है। इसी कारण से ये प्रवक्ता भर्ती को इतना समय लगा, और ये अभी जो पॉलिटेक्निक प्रवक्ता है उस भर्ती को इतना समय लगा, क्योंकि हमारे जो अफसर हैं इनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, बहुत जल्दी ये निर्णय नहीं ले पाते, बस फाइलों को घुमाते रहते हैं इधर से उधर। तो चलिए इसके बारे में कभी डिटेल में अलग से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, 700 प्रवक्ता दोस्तों रखे जाएंगे और 650 प्रधानाचार्य जल्दी ही लोक सेवा आयोग से नियुक्त किए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगला बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़, संविदा कर्मचारी जल्दी ही नियमित होंगे। देखिए, कैबिनेट के द्वारा ये प्रमुख फैसला दिया गया है दोस्तों। इसके अलावा जो मृतक आश्रित हैं उनकी भर्ती का रास्ता भी खुला है चीनी मिल में। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों बात करेंगे संविदा कर्मचारियों की। देखिए, संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए दोबारा से यहाँ पर दोस्तों निर्णय लिया गया है। अब जो 10 साल से जो दैनिक वेतन भोगी होंगे, संविदा कर्मचारी होंगे, वो इस दायरे में आएंगे और इसमें 4000 से अधिक कर्मियों को फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आप भी अभी कहीं अगर संविदा कर्मचारी हैं, ध्यान रखना, संविदा कर्मचारी उपनल कर्मचारी नहीं, आउटसोर्स से जो कर्मचारी होते हैं उनको संविदा कर्मचारी नहीं माना जाता है। तो अगर जो संविदा कर्मचारी 2011 में एक बड़ी संख्या में दोस्तों ये रखे गए थे, उपनल के थ्रू जो आते हैं वो आउटसोर्स कर्मचारी कहलाते हैं, वो संविदा कर्मचारी नहीं कहलाते। तो जिनको विभागीय संविदा में रखा गया है या फिर दैनिक वेतन भोगी हैं, ऐसे कर्मचारी अगर 10 साल की सेवा अगर इनकी हो चुकी है तो इनको एक एक करके नियमानुसार नियमितीकरण इनका किया जाएगा, परमानेंट इनको किया जाएगा। बीच में क्या हुआ था कि इस रूल में थोड़ा शिथिलता दी गई थी, इसको 5 साल का कर दिया गया था, लेकिन फिर उसके बाद इसके खिलाफ में कई सारे लोग जो थे वो कोर्ट चले गए थे। बाद में फिर इस नियम को अवैध घोषित कर दिया गया और फिर दोबारा से इस नियम को शुरू तो किया गया नियमितीकरण को, लेकिन ये बोला गया कि भाई इसको 5 साल की जगह पे 10 साल किया जाए। तो 5 साल में नहीं होगा नियमित, अब जो भी होगा 10 साल में। वैसे भी अब विभागीय संविदा में रखना अभी फिलहाल बंद है, लेकिन जिनको भी रखा गया है कुछ साल पहले दोस्तों रखे गए थे, तो 10 साल के बाद एक एक करके उनको नियमितीकरण उनका किया जाएगा। हाई कोर्ट ने भी इस पर अपना फैसला दिया था, उन्होंने सिंपली बोला था, इस पॉलिसी को खारिज किया। उन्होंने कहा भाई 5 साल नहीं 10 साल तो कम से कम आप ये क्राइटेरिया रखो, हालांकि इसको चलाओ। बीच में तो उसमें प्रतिबंध लगा हुआ था कि कोई भी आपका परमानेंट या नियमितीकरण नहीं हो पा रहा था, लेकिन यह है कि अब इनका रास्ता खुल गया है। अब ये रहेगा कि 10 साल में इनका नियमों के अनुसार, मानकों के अनुसार इनका नियमितीकरण किया जाएगा, परमानेंट इनको किया जाएगा। इसके अलावा जो गेस्ट टीचर हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर है, उनका भी जल्दी ही मानदेय दोस्तों बढ़ेगा। तो अभी आजकल क्या हो रहा है कि गेस्ट टीचर की भी लिस्ट दोस्तों आ रही है। तो एक समय में जो गेस्ट टीचर है, गेस्ट टीचर की तनख्वाह काफ़ी कम हुआ करती थी, 15,000 हुआ करती थी। 15,000 से बढ़ा के उनकी जो तनख्वाह अभी फ़िलहाल 25,000 कर दी गई है। अब उनके फिर से मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव यहाँ पर आया है। तो मानदेय बढ़ाने का जो प्रस्ताव है, वैसे तो महावीर सिंह बिष्ट हैं, इन्होंने तो 40,000 बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था कि 40,000 तनख्वाह कर दी जाए। तो अब देखना रहेगा कि कितनी तनख्वाह इसमें बढ़ेगी, लेकिन इनका मानदेय पक्का बढ़ेगा 25,000 से। अब जितना भी बढ़ेगा अब आगे इतना हम कह नहीं सकते, लेकिन 40,000 का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। अब 40,000 होती नहीं होती, लेकिन फिलहाल ये है कि
गेस्ट टीचर में भी अभी फ़िलहाल जो तनख्वाह है वो आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो अभी फ़िलहाल अगर गेस्ट टीचर में भी आपका सिलेक्शन होता है, कई सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमारा गेस्ट टीचर में नाम आया है तो हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। देखिए, अगर आपको अगर आर्थिक समस्या नहीं है तो मेरे हिसाब से आप परमानेंट जॉब की तैयारी करें। लेकिन अगर आपको घर में अगर आर्थिक समस्या है और आपको लगता है कि भैया जॉब इम्पॉर्टेंट है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, गेस्ट टीचर भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि गेस्ट टीचर आप ज्वाइन करेंगे तो फिर आपके पास ये रहेगा कि आपके पास मौके रहेंगे, और क्योंकि इतना ज़्यादा बर्डन नहीं रहता है। देखिए, सरकारी नौकरी होती है। सरकारी नौकरी हालांकि परमानेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो कार्यकाज है वो तो आपका सरकारी नौकरी जैसा ही होगा, तो उतना ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन भी कर पाएंगे, थोड़ा आपको आर्थिक सहायता भी मिल जाएगी और उसके संग संग आप नौकरी भी कर पाएंगे, मतलब कि आप तैयारी भी कर पाएंगे। लेकिन इसी उद्देश्य से जाना कि भैया चलो अगर गेस्ट टीचर ज्वाइन करना है तो पीछे से आपकी थोड़ा सा इनकम भी होती रहेगी, और साथ ही साथ आप क्या करेंगे, अपने आगे भविष्य की तैयारी भी करते रहेंगे। उस हिसाब से आप इसको ज्वाइन करिएगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि बस मैं यहाँ रहूँगा और यहाँ परमानेंट हो जाऊँगा आगे जाके, तो फिर इस विचार में मत करिएगा। देख लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 साल का नियम निकल रहा है। अभी गेस्ट टीचर को लेकर कोई भी ठोस नीति नहीं, इसमें गेस्ट टीचर नहीं आएंगे दायरे में, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो फिर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार इसमें जरूरी नहीं कि आपके लिए कोई नीति बनाए, बस सरकार को अपने काम चलाने से मतलब है। तो फिलहाल ये है कि आपको एक ये है कि सरकार अपना काम चला रही है, आप अपना काम चलाइए। तो आप क्या करिए भैया, जब तक तनख्वाह मिलती है तब तक उसका यूज़ करिए, आप अपनी एजुकेशन में उसको लगाइए, अपने कैरियर संवर्धन में उसका उपयोग करें, ठीक है। तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, रादर देन कि आप वहीं बैठे रहे और ये सोचे कि भैया गेस्ट टीचर है तो हमको परमानेंट कर देगी सरकार। तो ये बहुत मुश्किल है, बहुत समय लग जाएगा, आपकी पूरा एक ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो समय होता है ना वो बीत जाएगा। इससे बढ़िया क्या है कि जो परमानेंट ये वैकेंसी आती है इनकी आप प्रिपरेशन करते रहें। अब दोस्तों हम बात करेंगे भैया प्रधानाचार्य पद के लिए सीधी भर्ती रद्द ना हुई तो आंदोलन। तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि प्रधानाचार्य पद के लिए दोस्तों अब एग्जाम होने वाला है। यूकेपीएससी ने प्रधानाचार्य पद के लिए दोस्तों सीधी भर्ती के लिए आवेदन निकाले हैं। अब ये जो आवेदन है ये आपके जो परमानेंट टीचर्स हैं, लाइक अगर आपके जो प्रवक्ता हैं पिछले 10 सालों से प्रवक्ता के पद पर हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये निकाले गए हैं। तो अभी इसका क्या हो गया कि सीधा सीधा विरोध होना स्टार्ट हो गया है। विरोध होना इसलिए स्टार्ट हो गया है क्योंकि देख सकते हैं आप, जो पुराने हेडमास्टर हैं या प्रवक्ता हैं वो काफ़ी समय से प्रमोशन का वेट कर रहे थे, और क्योंकि वैसे देखा जाए तो नियमों के दायरे में नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि प्रमोशन अगर उनका होना होता तो कर दिया जाता। पिछले काफ़ी समय से 1300 से अधिक पद इस समय पर प्रधानाचार्य के खाली चल रहे हैं। तो 1300 का आधा यानी कि 650 पदों पर सीधी भर्ती निकालने का प्रस्ताव किया गया यूकेपीएससी के द्वारा, क्योंकि मतलब शिक्षा विभाग के द्वारा, शासन के द्वारा। क्योंकि भैया ऐसा था कि ये हेडमास्टर को भी क्या होता है, न्यूनतम 2 साल चाहिए होते हैं। तो कई सारे हेडमास्टर थे जो कि इस योग्यता को पूरे नहीं कर पा रहे थे और वो प्रिंसिपल पद के लिए एलिजिबल नहीं थे। तो अब यहाँ पर यह है कि जो आपकी शिक्षा संघ है, राजकीय संघ है, वो ये सिंपली ये चाह रहा है कि भैया ये जो पद हैं वो सीधी भर्ती से भरे ना जाएं, ये पूरे के पूरे प्रमोशन से ही भरे जाने चाहिए। लेकिन प्रमोशन में भी अभी काफ़ी समय है, और अभी जब उच्च स्तर के जब पद इतने खाली रहेंगे, देखिए प्रिंसिपल एक तरह से केंद्र बिंदु होता है किसी भी विद्यालय का। उसके पूरे प्रशासन को चलाना, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव को चलाना, उस पर डीडीओ की पावर होती है। तो उस प्रबंधन क्षमता के लिए कोई ना कोई एक व्यक्ति चाहिए होता है आपको टॉप लेवल पे। अगर वही सारे के सारे अगर पद खाली रहेंगे तो फिर ऐसे में जो विद्यालय हैं उनका संचालन कैसे होगा, और फिर उसमें अभी आपने देखा है कि भाई कैसे कैसे यहाँ पर जो प्रधानाचार्य हैं उनके कार्य की बागडोर किन्हीं और लिपिक लोगों को थमाई जा रही है, या फिर ऐसे लोगों को थमाई जा रही है कि जो कि बेसिकली उनके संवर्ग से आते भी नहीं है, यानी कि शिक्षक के संवर्ग से आते भी नहीं है। तो फिर ऐसे ही कार्य होंगे। तो इसलिए यह है कि यहाँ पर जो उच्च शिक्षा के जो लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, या बेसिकली जो बहुत डिज़र्व करते हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि प्रमोशन के चक्कर में क्या है कि सालों साल कोई पद खाली पड़े रहें। तो इससे बेटर यही होगा कि अगर लोक सेवा आयोग के माध्यम से अगर योग्य और चयनित अभ्यर्थी अगर चयन होकर आते तो इसमें बुराई क्या है। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई अच्छे लोग हैं जो अगर योग्य हैं, प्रधानाचार्य बनने योग्य हैं, तो उनको चयनित किया जाना चाहिए, और आगे जाके जो विद्यालय उसके प्रशासन की जिम्मेदारी उसमें उनको दी जानी चाहिए, है ना। इसी से ही आगे जाके जो ये समस्या उसका निराकरण हो पाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल ये है कि इसका फिलहाल विरोध कर रहा है राजकीय शिक्षक संघ। अब ये देखना रहेगा, हालांकि हम भी चाहते हैं कि जितने भी सीनियर टीचर्स उनका फटाफट प्रमोशन हो जाए, लेकिन ये नियम और कानून, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि शिक्षक
विभाग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर समस्या यही है कि इनका टाइमली प्रमोशन नहीं हो पाता और जो ये उच्च अधिकारी हैं समय पर निर्णय नहीं ले पाते और जिस कारण से इनका समय से प्रमोशन नहीं हुआ। भाई समय से प्रमोशन नहीं हुआ, प्रवक्ता से हेडमास्टर बनने में इतना समय लग गया, अब हेडमास्टर से प्रिंसिपल के लिए वो एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि उनको कायदे से प्रिंसिपल बन जाना चाहिए था, लेकिन वही है यहाँ पर जो अफसरशाही है हमारी और जो मंत्री हैं ये निर्णय नहीं ले पाते, तो इस कारण से ये लोग भी काफ़ी लंबे समय से वंचित है। तो हम चाहते हैं कि इनका भी प्रमोशन हो, टाइमली हो, लेकिन अगर सीधी भर्ती अगर हो सकती है तो इसको जल्दी करवाना चाहिए, क्योंकि इससे सभी का फ़ायदा ही होना है, ये मेरा मानना है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे बेसिक शिक्षक भर्ती की दूसरी काउंसलिंग दोस्तों आज होने वाली है। बेसिक शिक्षक भर्ती में रविवार को दूसरी काउंसलिंग होगी। इस बार काउंसलिंग में ज़्यादा अभ्यर्थियों के आने की दोस्तों उम्मीद रहेगी। 10 अगस्त को भी काउंसलिंग में 2906 पदों के लिए केवल 458 अभ्यर्थी ही काउंसलिंग में शामिल हुए। पहली काउंसलिंग में केवल पद के अनुसार अभ्यर्थी को बुलाया गया था। इस बार उपलब्ध पदों से 2 गुने अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति दी गई है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि यदि कल की काउंसलिंग में के बाद भी पद अगर रिक्त जाते हो तो तीसरी काउंसलिंग भी कराई जाएगी। तीसरी काउंसलिंग पहली 2 काउंसलिंग के चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइन करने के बाद ही कराई जाएगी। कहा कि बीते रोज पहली काउंसलिंग के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं समस्या क्या है। देखिए यहाँ पर क्या है कि पद ज़्यादा हैं और अभ्यर्थी कम मिल रहे हैं। अब देखिए इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो इनको नहीं मिल पा रहे समय से। अब ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या ये है कि बीएड अभ्यर्थियों को इन्होंने पूरे तरह से बाहर कर दिया है। अब डीएलएड अभ्यर्थी इनको नहीं मिल पा रहे हैं। अब ये है कि बाहर के लोगों को भी शामिल करते हैं तो वहाँ पे भरमा रहना है, या फिर जो जिन्होंने बाहर से किया है। तो बाहरी प्रदेश के तो राज्यों को के युवाओं को तो खैर मौका नहीं मिलना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश और ये फिर बाहर से फिर कई लोग करके आ जाएंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। उत्तराखंड के राज्य के युवा हैं उन्हीं को ही मौका मिलना चाहिए, और खासकर जिन्होंने यहाँ के संस्थानों से किया है डीएलएड। लेकिन इनकी संख्या भी अब उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जितने पद यहाँ पर रखते हैं उसके सापेक्ष अगर कम अभ्यर्थी मिलते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रावधान करना चाहिए कि इसमें बीएड अभ्यर्थियों को भी सम्मिलित किया जाए। जो बीएड टीईटी अभ्यर्थी हैं वो भी काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सालों से, मतलब जिन 2005-06 का बीएड हैं और काफ़ी समय से उनको नियुक्ति नहीं मिली है, एज उनकी निकल चुकी है, तो उनका कहीं भर्ती का रास्ता देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल इस तरह से एक तरफा निर्णय लिया गया कि भाई डीएलएड अभ्यर्थी ही इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब जब सबसे पहले देखिए डीएलएड अभ्यर्थी अगर वो कर रहे हैं, मान लेते हैं उन्होंने प्राइमरी टीचर वो बने हैं, भाई ऑब्वियसली बात है उन्होंने डीएलएड निकाला, मेहनत करके 2 साल किया है, सबसे पहला मौका उन्हीं को देना चाहिए। जब उनके बाद अगर पद रिक्त रह जाते हैं तो फिर उसके बाद बीएड अभ्यर्थियों को भी चांस देना चाहिए था इसमें, क्योंकि बहुत समय से जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो भी वेट कर रहे हैं। उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है और काफ़ी सालों से बीएड अभ्यर्थियों का देखा जाए तो उन्होंने भी टीटी क्वालिफाइड किया है, टीटी 1 भी किया है, 2 भी किया है, तो फिर इस कारण से उनको भी यहाँ पर मौका मिलना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली केवल और केवल डीएलएड अभ्यर्थियों को ही प्राइमरी टीचर्स के लिए एलिजिबल किया गया है। तो यहाँ पर सरकार को थोड़ा सोचने की आवश्यकता है कि जब इतने पद यहाँ पर खाली रह जा रहे हैं तो क्यों ना इसमें बीएड टीईटी अभ्यर्थियों के लिए कोई ना कोई रास्ता तलाशा जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, और उम्मीद करेंगे कि आप सभी का अगर पेपर है उत्तराखंड एलटी का तो अच्छा जाए और अच्छी खबर आप सुनाएं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।